160 165 आप सामने वाले से अच्छा ओके 90% दैट्स व्हाई हिंदी कळेल सगळ्यांना हिंदीचा कोणाला इश्यू नाही ना भाई सीईटी में दो ग्रुप आते हैं पीसीएम एंड पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो फर्स्ट ग्रुप का भी एग्जाम होता है 200 मार्क्स का सेकंड ग्रुप का भी एग्जाम होता है 200 मार्क्स का अभी इसमें डिफरेंस क्या है सीईटी में तो इसमें फिजिक्स होता है 50 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है 50 मार्क्स का और मैथमेटिक्स होता है 100 मार्क्स का ऐसे 200 मार्क्स का पेपर है तो इसमें कास्ट वाइज हर साल में अलग अलग तरीके का मेरिट लगता है मतलब ओबीसी कास्ट का अलग मेरिट एससी कास्ट का अलग मेरिट एसटी क्लास का अलग मेरिट और अलग अलग कॉलेज का कट आउट लिस्ट अलग होता है जैसे हमने अभी 10वीं में हम लोग हर साल देखे कि अगर आपको जोशी मेडिकल चाहिए तो उनको 88, 85, 90 के ऊपर के बच्चे लेते हैं वो लोग 60, 65 वाले वहाँ पे एडमिशन मिलता है तो अच्छा कॉलेज है नहीं क्या अभी स्कूल का तो एक टाइम पे चल जाएगा हर जगह पे सब सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं लेकिन एडेड कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं वो पीएचडी होल्डर होते हैं जिनका पीजी पीएचडी हुआ होता है उनको सैलरी भी हाई पे रहता है 2 लाख 2.5 लाख इतना सैलरी होता है इंजीनियरिंग के कॉलेज में और सबसे जरूरी बात कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत सारी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए कि होशियार बच्चों को होनहार बच्चों को वहां से उठा के जॉब दिलाते हैं इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज को हमें पहला प्रायोरिटी देना है प्राइवेट कॉलेज चलते हैं फीस के लिए कि आप कितना पेमेंट दे रहे हो और उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता उनके ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है खाली जो ट्रस्टी रहेगा वही डिसीजन लेता है क्या करना लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज पे पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज आगे जाके इंजीनियरिंग के लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद है तो पहला ये सीईटी हो गया आपका यहाँ पे फिजिक्स 50 मार्क है केमिस्ट्री 50 मार्क्स का मैथ्स 100 मार्क यहाँ पे क्वेश्चन भी 50 ही आते एक क्वेश्चन 1 मार्क का लेकिन यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहते 50 ही आते मतलब ये 150 क्वेश्चन का रहता है पीसीएम और बायोलॉजी में फिजिक्स रहता है 50 मार्क्स का केमिस्ट्री 50 मार्क्स का लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी रहता है 100 मार्क्स का तो आप ये फर्क देख सकते हो यहाँ पे मैथ्स 100 मार्क है क्योंकि उसको इंजीनियरिंग में जाना है और इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे उसको फार्मेसी के लिए जाने के लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोलियां इंसान और जानवर खाते हैं मतलब जीव खाते हैं गोलियां जिसमें जान है वही गोलियों खा सकते हैं बेंच को में गोली नहीं खिला सकते इसलिए बायोलॉजी का स्टडी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैथमेटिक्स तो जो बच्चों को फार्मेसी के लिए जाना है उनको ये ग्रुप लेना है ग्रुप नंबर बी और जिनको इंजीनियरिंग के जाना है उनको ये ग्रुप लेना है पीसीएम अगर वो सीईटी देना चाहते हैं तो सीईटी इंजीनियरिंग देके वो बच्चे बनेंगे बीई बैचलर ऑफ इंजीनियर और अगर आपके बच्चों को बी टेक देना है तो इसके लिए एग्जाम होता है JEE इसको बोलते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम तो ये एग्जाम जो है सीईटी का वो हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है जैसे महाराष्ट्र सीईटी कर्नाटक सीईटी तमिलनाडु सीईटी मध्य प्रदेश सीईटी आंध्र सीईटी ऐसे अलग अलग सीईटी का अलग अलग स्टेट का अलग अलग सीईटी होता है जैसे महाराष्ट्र में 4th स्टैंडर्ड को है छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बट वही अगर आप राजस्थान में जाओगे तो वहां पे महाराणा प्रताप का रहेगा वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा के क्या करेंगे वो बच्चे जिनके राजा ही नहीं हो तो सीधी बात है हर एक स्टेट का अपना सिलेबस डिजाइन किया होता है और वो उसके आधार पर एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं मतलब इसके पूरे जो राइट्स रहते हैं सीईटी के ये स्टेट गवर्नमेंट को रहते हैं और JEE जो एग्जाम है वो ऑल इंडिया में एक ही पेपर डिजाइन होता है वो सभी स्टेट को एक ही पेपर देना होता है तो जेई का पेपर जो निकालते हैं वो सीबीएसई बोर्ड निकालते हैं सीबीएसई बोर्ड है राइट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है तो ये क्या करते हैं सीबीएसई जेई का पेपर सेट करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड है मतलब वो पूरे इंडिया का एक ही है ना वो स्टेट का है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बच्चे स्टेट बोर्ड का पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे बच्चों को सीबीएसई का पढ़ाई करना होता है यही सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल बात है तो आगे जाके अगर जिन बच्चों को जेई देने आगे में नीट पे भी आने वाला हो तो उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है स्टेट बोर्ड का भी पढ़ाई करो और सीबीएसई का भी करो तो हो सके तो आप अगर 11-12 में सीबीएसई का कॉलेज ज्वाइन कर लो तो वो जेई के लिए और नीट के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा पॉइंट प्लस रहेगा
लेकिन वो हम लोगों को इतना आइडिया ही नहीं कि सीबीएसई का कॉलेज मिल सकता है तो मिलता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे जो 7-8 में और आगे जाके उनको जेई और नीट करवाना है तो उनको पहले सीबीएसई में डालो, क्योंकि स्टेट बोर्ड बहुत ज्यादा कम यूज में आएगा। इंजीनियरिंग आप यहाँ से भी हो सकते हो, यहाँ से भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे जेई में एडवांस लेवल का सिलेबस होता है, एडवांस लेवल का उसका एजुकेशन होता है। जेई के भी 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। अभी ये जनरल नॉलेज के लिए आप देख लो, जिसको जेई स्पेशल लगाना है, मैं सब बातें फिर से बताने वाला हूँ ऑफिस में। एक कॉमनली आपको आइडिया होना चाहिए कि खाली 12वीं, खाली आप बोर्ड के बारे में सोच रहे हो तो वो सोच के मतलब नहीं है ना, उसका कुछ आउटपुट है। अगर 12वीं के बाद आपको बीएससी करवाने, बीएससी इन एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स तो आप कराओ, उसमें फिर एमएससी कराओ, पीएचडी कराओ, फिर प्रोफेसर बनाओ या साइंटिस्ट बना दो, या फिर बीएससी के बाद एमपीएससी यूपीएससी करो, गवर्नमेंट जॉब दिला दो, राइट। फिर बीएससी के बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो लॉ आता है एलएलबी के लिए बीएससी चलता है, फिर उसके बाद बीएड के लिए चलता है और बैंकिंग जॉब एंड एक्सेट्रा। तो ग्रेजुएशन के बेस पे जो जो डिप्लोमा है सब बीएससी के बेसिस पे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना ही है, उसके अलावा अपने पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो लाइन में जाना है फिर ये इसकी हमें तैयारी करनी है अभी से। अगर नहीं जाना है तो सीईटी रिक्वायर्ड नहीं है, तो बीएससी के लिए आपको एडमिशन चाहिए, बीएससी एग्री रहेगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस रहेगा, बीसीए रहेगा, एमसीए रहेगा, बीएससी आईटी रहेगा, तो सीईटी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो उसके 12वीं के परसेंटेज पे अच्छा कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। अभी जेई का 2 एग्जाम होता है, पहला होता है मेन और दूसरा होता है एडवांस। जेई एक ऐसी एग्जाम है जो साल में 2 बार होती है। तो फर्स्ट बच्चों को मेंस देना होता है। मेंस का सिलेबस टाइप होता है, मेंस में पीसीएम होता है ऑब्वियसली। अभी यहाँ पे मैं नीट का भी बताता हूँ। नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नीट का फुल फॉर्म है। इसमें आपको मिलेगा पीसीबी। सेम है, देखो यहाँ पे पीसीएम, यहाँ पे पीसीबी, ये है इंडिया के लेवल पे, नेशनल लेवल इंडिया के लिए, और ये है महाराष्ट्र के लिए। यहाँ पे मैं एम लिखता हूँ, एम फॉर महाराष्ट्र एग्जाम, आई फॉर इंडिया। मतलब यहाँ पे सभी स्टेट के लोग आते हैं, सभी स्टेट के लिए एक ही एग्जाम। और यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए 2 सीईटी बताया मैंने, ग्रुप ए में है इंजीनियरिंग और ग्रुप बी में है कि फार्मा। ये पीसीबी लेके सीईटी देके पहले डॉक्टर भी बन सकता था, पहले 7-8 साल पहले, लेकिन अभी ये कैंसिल किया और सबके लिए एक ही कॉमन एग्जाम रखा नीट के लिए। अगर बच्चों को डॉक्टर बनाना है, सिर्फ डॉक्टर, तो ये एग्जाम देना है नीट। और ये नीट का लड़का फार्मेसी के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है, यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि दोनों का ग्रुप एक ही है। यहाँ पे बायोलॉजी, यहाँ पे बायोलॉजी। तो ये नीट का तैयारी करने वाले बच्चों को एक पीसीबी देके फार्मा के लिए ऐसे हाथ का मैल है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस लेवल का बायोलॉजी होता है, यहाँ पे कम लेवल का। तो एडवांस लेवल और ये नॉर्मल लेवल के है, तो ये 5वीं का इसको पकड़ो सिलेबस है और इसको 10वीं का है, इतना फर्क है इसका डिफनेस। अभी जेई कितने मार्क्स का होता है, तो आपको ये आएगा 180 मार्क्स फिजिक्स, सॉरी 120 मार्क्स का फिजिक्स होता है, 120 मार्क्स का केमिस्ट्री और ये 120 मार्क्स का मैथ्स। ये 360 मार्क्स का होता है जेई मेंस। सेम एडवांस का भी यही है, 120, 120, 120। तो एटलीस्ट इसमें 50% आने के बाद, वो भी कास्ट वाइज अलग अलग है, एससी का अलग, एसटी का अलग, एनटी का अलग, और हर एरिया में उसका पैटर्न चेंज होता है। तो इसमें एलिजिबल लेवल होता है कि ये कास्ट के बच्चों को इतना मार्क्स मिलेगा, कोई वो एडवांस में बैठ सकता है। तो एडवांस में क्या होता है, एडवांस देने के बाद आईआईटी, एनआईटी, ये बड़े जो कॉलेजेस हैं इनमें बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज में बच्चे ने अगर एडमिशन लिया तो वो बीटेक से इंजीनियरिंग करता है और उसको इंडिया के जो टॉपेस्ट कंपनी वहां पे जॉब मिलता है। बेसिकली मेरे अंदाज से 2-2.5 लाख से स्टार्टिंग होते हैं बच्चों का। तो आईआईटी का बच्चा कभी घर में नहीं बैठता है। जो जितने सॉफ्टवेयर बनाए इंडिया में, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हुई है, चाहे वो ड्रोन हो जाए, पावर कुछ हुए, हेलीकॉप्टर हो जाए, मिसाइल हो जाए, तो इसमें नियर बाई आईआईटी में करीबन
100 समथिंग 182 टाइप्स के बीटेक के कोर्सेस है। 182 टाइप्स बीटेक के कोर्सेस है। मेरे पास उसका पीडीएफ है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और बी के बेस पे भी कितने कोर्सेस है? 78 कोर्सेस है बी के बेस पे। बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग 78 प्रकारचे इंजिनिअरिंग आहेत बॅचलरला, आणि बीटेकला 180 तो मेरा पास पीडीएफ है, मैं आपको ग्रुप में या व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा, आप देख लेना एक बार। अभी डिटेल उतना टाइम नहीं है सब पढ़ के बनाने के लिए, नहीं तो उसमें 1 घंटा जाएगा। तो ये हुआ मेंस और ये हुआ एडवांस। ये हाई क्लास का स्टडी, इसके लिए पूरा 11-12 का हमारे पास प्लानिंग होना जरूरी है। इंटीग्रेटेड क्लास लगाने होते हैं यहाँ पे, और 8 to 10 आवर्स का हमको क्या करना पड़ता है? स्टडी प्लान करना होता है, तब जाके एग्जाम क्रैक होता है। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट जिन बच्चों को अगर इंजीनियरिंग करवाना है वो सीईटी के लिए प्रिपेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड का है। अगर आपको जेई के लिए करवाना है तो आपके पास एक मास्टर प्लान होना जरूरी है। उसमें बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली जो चीजें हमें एक्सेप्ट करना है भी जाएगा, वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये जेई के लिए। और इसके बाद अगर हम लोगों को अगर नीट के लिए प्रिपरेशन करवाना है तो नीट का फिजिक्स रहता है 180 मार्क्स का, केमिस्ट्री 180 मार्क्स का, और बायोलॉजी 360 मार्क्स का। 720 मार्क्स का रहता है नीट का एग्जाम। इसमें एक क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स का, इसमें भी एक क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स का। अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 1 2 3 4, तो 1 मार्क माइनस होता है, नेगेटिव मार्क। 4 में से 1 मार्क्स आपका माइनस होगा। अगर आप आंसर नहीं लिखोगे तो माइनस नहीं होगा, नहीं तो इसके मार्क्स माइनस हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा जो है बायोलॉजी है, जो 360 मार्क्स है इसमें, और यहाँ पे बायोलॉजी देखो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। तो ये फर्क है सीईटी में और नीट में। और यहाँ पे भी पूरा सिलेबस जो डिजाइन होता है, इसका एग्जाम होता है, वो सीबीएसई बोर्ड ही कंडक्ट करता है, स्टेट बोर्ड कंडक्ट नहीं करता। इसके लिए भी अगर हमको नीट के लिए आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको इसके लिए भी मास्टर प्लान की जरूरत है, दोनों एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स का बेस सीबीएसई नहीं है, स्टेट बोर्ड है। ऐसे नहीं कि स्टेट बोर्ड के बच्चे क्रैक नहीं करते एग्जाम, डेफिनेटली कर सकते, लेकिन अभी से मतलब कल से हमारे पास वो प्लान होना चाहिए कि हमको क्या करना है। मतलब 2 दिन में हमको बुक्स लेने, जेई करने वाले बच्चों के लिए, नीट करने वाले बच्चों के लिए, और उनका स्टडी चालू करना है अभी से। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ। फिर खाली प्रॉब्लम आता है कि बजट का, कि बजट क्या बनेगा इसका। तो घनसोली में जितने क्लासेस रन होते हैं वो एंड ऑफ द एग्जाम, मतलब 12वीं के बाद जो 2-2.5 महीना मिलता है, उसमें ही ये तीनों एग्जाम का प्रिपरेशन किया जाता है। उससे आउटपुट अच्छा नहीं आता है। 100% बच्चों का गवर्नमेंट में नंबर लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अभी देखिए ना सीईटी का क्या हुआ, खाली 20-25 दिन दिए बच्चों को, वही अगर 6 महीना 1 साल देते तो सीईटी में अपने बच्चे भी और अच्छा मतलब गारंटेड स्कोर लाते। अभी हम लोग भी बोल रहे ना जोड़िए तो जोड़िए वो दे, है ना, टाइम ही कम है तो हम लोग क्या करें। मैंने भी सीईटी चालू किया, लेकिन कोई ये नहीं दे रहा हूँ, मैं एश्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि यही स्कोर आएगा करके। मेरी तरफ से मैं अच्छे से अच्छा लूंगा, एग्जाम लूंगा, सब डिपेंड है बच्चों पे। नॉट गिविंग एश्योरिटी, क्योंकि 20 दिन में एश्योरिटी क्या दूंगा। तो हमको अगर इसमें 100% काम करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लगना जरूरी है, तो अभी से इसका प्लानिंग करना जरूरी है अगर हम लोग साइंस ले रहे हो। दूसरी बात, आप लोग बोलोगे अभी इसके दिमाग में आएगा भी नहीं, आया होगा, आई डोंट नो, नहीं आया तो बाद में मिलेगा। मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर आप लोगों का ये रहेगा कि ये नहीं समझ रहे, हमारा एजुकेशन नहीं हुआ है, ये आप ही देख लो, तो ये निकाल दो दिल से। ये समझना जरूरी है, ये बात आप जान लो। एजुकेशन नहीं हुआ लेकिन सब काम तो कर रहे हो ना, पैसा गिन रहे हो, बराबर हिसाब किताब कर रहे हो, घर चला रहे हो, इतना बड़ा परिवार संभाल रहे हो, है ना, कोविड में भी अच्छे से आपने मैनेज किया। तो ये बड़ी बात नहीं है, बस एक नेगेटिविटी दूर निकालना है दिल से कि मुझे नहीं समझ रहा है, मेरे दिमाग में नहीं है, ये बात को निकालना है और समझ लेना है कि क्या है। बस 3 एग्जाम है, सीईटी है, जेईई नीट। जो नीट है डॉक्टर के लिए है, जेईई जो है वो इंजीनियरिंग के लिए है, मतलब इंडिया के कोई भी कॉलेज में आप इसके एडमिशन ले सकते हो जेईई के बेसिस पे, महाराष्ट्र के भी और इंडिया के भी। और ये जो सीईटी, इसमें खाली आप महाराष्ट्र के ही कॉलेज चॉइस कर सकते हो, इंडिया के नहीं, आउट ऑफ स्टेट आप नहीं जा सकते, सिंपल है। तो महाराष्ट्र में अगर इंजीनियरिंग करना है तो सीईटी से इंजीनियर हो सकता है, वो भी बुरा नहीं है। और अगर इंडिया से करना है आगे जाके और कोई भी स्टेट्स में से आईआईटी करवाने का प्लानिंग रहेगा तो जेईई कर रहेगा।
और अगर डॉक्टर बनाना रहेगा तो नीट के थ्रू करना है। अभी सिंपल बात है कि अगर नीट करेंगे हम लोग तो नीट के बेसिस पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। नीट से पहला जो रैंक के नंबर आते हैं 720 में से जिनको 700 के अबो है या 650 अबो कास्ट वाइज उनका पहला नंबर लगता है, उनको चॉइस मिलता है एमबीबीएस के लिए। तो एमबीबीएस के बाद आता है बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, एक है उसमें यूनानी सर्जन बोलते हैं उसको, जिसको 10वीं तक उर्दू लैंग्वेज जरूरी है, वही बीयूएमएस कर सकता है। अभी एमबीबीएस के बाद क्या आता है, उसके बाद एमडी आता है जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एमडी के बाद आता है एमएस, एमएस में होता है डॉक्टर ऑफ सर्जरी, और उसके बाद आता है पीएचडी। तो पीएचडी में 45 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें वो पीएचडी कर सकता है। और पीएचडी के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एमएचए मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी एक कोर्स होता है कि पूरा हॉस्पिटल कैसे मैनेज करने का, सब डॉक्टर को कैसे मैनेज करने का, उसको कौन से थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में भेजने का, किसको ओपीडी के लिए बिठाने का, अकाउंट कैसा होता है, क्या होता है, ये सब प्लानिंग आता है आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम ये होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है यूएसएमएलई, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल एंट्रेंस लर्निंग एग्जाम। उसके बाद वो एग्जाम देने के बाद आईएमजी में नंबर लगता है, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट, जो है अमेरिका में। तो ये नीट से स्टार्ट किया हुआ स्टडी एंड अप होता है अमेरिका में। अगर जो लड़का आईएमजी करता है उसको कम से कम मैंने सुना है कि एक 20-25 लाख मंथली उसका एनुअल मतलब मंथली इनकम तक हो जा सकता है आईएमजी की बात, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट, वो सिर्फ अमेरिका में। तो ये बाहर के भी बच्चे नीट के एग्जाम दे सकते हैं, जो बच्चे इंडिया से बाहर गए पढ़ाई करने के तो वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं नीट के, मतलब इतना वैल्यू है नीट का। तो हमारे लिए तीनों एग्जाम जरूरी है। हमने अगर साइंस लिए, अगर ये नहीं करना है तो साइंस के बेस पे हम लोग बच्चों को इंडियन आर्मी में लगा सकते हैं, एनडीए का कोर्स करवा दे, या उसके बाद हम लोग अगर फार्मेसी करवा रहे तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, अच्छा करेगा हमारे पास। फिर बीएससी नर्सिंग आएगा लड़कियों के लिए, बीएससी के बाद अगर बीएससी से केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स करवाएंगे तो आगे जाके अच्छे कंपनी में भी जॉब मिलेगा। बीएससी के बाद एमबीए भी करवा सकते हैं हम लोग, लॉ भी करवा सकते हैं, बीएड भी करवा सकते हैं। तो आपको जो करियर चॉइस करना है उसका एंड कहाँ तक जाएगा और वहां तक जाने के लिए कितना फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, कितना पैसा लगने वाला है, वो हम मैनेज कर सकते हैं क्या, वो सोच के हमें वो स्टार्ट करना है। किसी का सुन के या कर लेंगे हो जाएगा, होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्स हो जाते हैं बच्चे। अगर कॉलेज का फी टाइम पे नहीं गया, इंस्टीट्यूट का फी टाइम पे नहीं गया तो बच्चों को अननेसेसरी प्रेशर आता है, फिर वो रिलेशन कोलैप्स होता है, वहाँ पे चिड़चिड़ होती है, फिर बच्चे भी क्या करते हैं बैकवर्ड लेना चाहते हैं। और बच्चे ने भी इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाला तो हम लोग भी एक्स्ट्रा उन पे फोर्स करते कि इतना पैसा डाल के भी तो कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें आगे मैंने देखी है, पेरेंट्स के साथ बातें करता हूँ, बहुत लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मेरे कान पे आते। तो ये आप मतलब आपको ऐसा ये फील ना होना पड़े, आपको जाके आगे तकलीफ ना हो जाए, इसलिए मीटिंग का मतलब मेरा पूरा प्लानिंग है कि अभी जो है हमको एक प्लान करना है। ये नहीं कि दुनिया में कोई चीज कम और ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें माहिर होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सलेंट देंगे हम लोग, अच्छा देंगे, हमारा 100% देंगे तो सक्सेस यही है। कोई भी भूखा नहीं मर रहा है, हर कोई अपना अपना पेट भरी रहे तो अपने बच्चे भी करेंगे, लेकिन अच्छा क्यों नहीं अगर उनका उम्र है। तो अभी आज बच्चों से आप बात करो, क्या करना है, एक प्लान मुझे आप दे दो ABC, तो हर एक का प्लानिंग अलग रहेगा। अभी नेक्स्ट मीटिंग में बीच में सीईटी के पेरेंट्स को बुलाऊंगा, तो मेरा सीईटी का खाली इसका मैं पूरा आपको शेड्यूल दूंगा कि कौन से महीने में कितना सिलेबस होगा, कितने एग्जाम रहेंगे, कौन सी फैकल्टी कितना पढ़ाएगी, कितना घंटा पढ़ाएगी, पूरा डिटेल में प्लानिंग दूंगा सीईटी का। फिर पूरा डिटेल प्लानिंग दूंगा जेई का, और पूरा डिटेल प्लान दूंगा नीट का। जो बच्चे नीट और जेई देने वाले हैं वो घनसुली के बाहर कॉलेज मत लगाओ, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। पहले घनसुली में फी रहेगा या नॉन एडी में भी लग गया तो लगने दो, लेकिन घनसुली में ही एडमिशन ले लो। जितना कॉलेज नजदीक होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड का और नीट और जेई का संबंध बहुत कम, सिलेबस बहुत कम आता है एग्जाम में। सीबीएसई ओरिएंटेड सिलेबस ज़्यादा करना पर दैट्स व्हाई कॉलेज में जाना आना बेकार है।
जो बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब मैं आपको कम या छोटा नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन है बिजनेस क्लास या जिनके बिजनेसेस है, जो क्लास वन ऑफिसर है, जिनको 2-4 लाख पगार है, अपने से भी कोई रहेगा तो खुशी की बात है। तो वो लोग क्या करते, इंटीग्रेटेड क्लास ज्वाइन करते। उसका मीनिंग ऐसा है कि बच्चा क्लास में जाता है फुल डे, क्लास के थ्रू एक कॉलेज टाइप होता है, और वो कॉलेज में खाली अटेंडेंस मैनेज करते हैं, और उसका पूरा प्रोसीजर है, पूरा जो तैयारी एग्जाम का, एक क्लासेस में ही होता है। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड क्लासेस। फिर उसका फी 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख ऐसे रेंज पे वो लोग फीस देते हैं। तो एक बच्चा जो है सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक खाली एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, और एक अपना बच्चा है जो सुबह 7:30 बजे उठता है, 7:30 की कॉलेज के लिए 6 बजे उठता है, वहाँ से उसकी तैयारी चल रही है। कुछ बच्चे 5:30 बजे, 5 बजे उठते हैं जो दूर जाते हैं, फिर वो जाते हैं कॉलेज में, बस पकड़ के आते हैं, बस से आने के बाद थक जाते हैं, फिर घर पे बैग डालो, कपड़ा बदलो, खाना पीना खा के फिर थोड़ा सो जाते हैं। सोते नहीं कि शाम को क्लास चलो, फिर क्लास में आओ, फिर पढ़ाई कब करेंगे, कॉलेज का होमवर्क, क्लास का होमवर्क, ये हो गया उनका रूटीन लाइफ हर एक बच्चे का। इसका तैयारी कब करोगे? जिस बोर्ड के लिए इतना हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं, वो बोर्ड का तो एग्जाम में इतना ज्यादा यूज ही नहीं है। अभी सीईटी का भी देखोगे तो 11 का खाली 20% आता है सीईटी में, ओनली 20% पोर्शन आता है 11 का, 80% आता है 12 का। 80% 12 के पोर्शन पे सिलेबस पूछा जाता है सीईटी में, और 20% 11 बेसिक है, बेस है। ये जरूरी है कि बेस उनका प्रॉपर होना चाहिए। तो मेरा प्लानिंग वही है कि एज सुन एज पॉसिबल 11 स्टैंडर्ड का पोर्शन कंप्लीट करके 12 स्टार्ट करके सीधा सीईटी और इस पे फोकस करना। इसलिए अभी वीक में 2 टाइम रहेगा इनका एंट्रेंस का लेक्चर। पहला 3 मंथ्स या 2 मंथ्स मैं आपको प्लानिंग करके फैकल्टी से फाइनेंस करके मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा। फिर हम लोग एक डे बढ़ाएंगे, 2 दिन के 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे। एक बार ये सिलेबस जैसे खत्म होगा, 50% सिलेबस खत्म हो गया तो 3 दिन होगा, 70% हो गया तो 4 दिन एंट्रेंस होगा, और जब सिलेबस पूरा खत्म होगा तो सिर्फ एंट्रेंस के लिए क्लासेस रहेंगे। तो फिर इसका एग्जाम स्टेट बोर्ड का अलग और एंट्रेंस का अलग। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम ही जरूरी है आगे जाके, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हमको अगर एडमिशन चाहिए, जिनको अगर बीएससी करवा के आगे दूसरे कोर्सेज करने हैं, तो फिर वो बच्चे क्या कर सकते हैं, हम लोग खाली बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। जब एक बार फिर से फाइनलाइज करो कि क्या करना है, कल तक या परसों तक 2 दिन में आप कंफर्मेशन दे दो कि आपका क्या करियर वे रहेगा, उस हिसाब से फिर आपका फी डिसाइड होगा। क्योंकि एमएसटी सीईटी का फी अलग रहेगा, 11-12 बोर्ड का सबको कॉमन रहेगा, जेई का फी अलग रहेगा, नीट का फी अलग रहेगा। क्योंकि एग्जाम आप देखो यहाँ पे खाली 200 मार्क्स का पेपर है, इसको ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये 360 मार्क्स का। लेकिन इसका बेस सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, इसको फिर से अलग पढ़ाना पड़ता है। फिर ये नीट आता है, इसमें 360 मार्क्स का तो बायोलॉजी है। तो जो प्रोफेसर आते हैं वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जेई के प्रोफेसर अलग है, इसके सीईटी के अलग है, जेई के अलग है, नीट के अलग है। इसमें कॉमन सब्जेक्ट है पीसी, ये कॉमन ही रहेंगे। लेकिन बायोलॉजी यहाँ पे, ये बायोलॉजी लेने वाले प्रोफेसर है, उनका एज ही अभी 56 है, 56-57 एज है उनका। खुद डॉक्टर है, उनका लड़का भी डॉक्टर है, वो बायोलॉजी लेने वाले नहीं बस। तो जो प्रोफेसर आता है, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहा है प्रॉपर, वो विदाउट बुक्स पढ़ा रहा है, और उसको 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, तो एग्जाम में बच्चा अच्छे रैंक लाते हैं। वही अगर पहले 2 दिन पहले पढ़ा के आने वाले, या ज़्यादा डीप में नॉलेज ना रखने वाले, बच्चों के हर डाउट ना क्लियर करने वाले, 2 दिन में पता होगा बोल के नहीं पता ना रहे, ऐसे भी कुछ प्रोफेसर का एक्सपीरियंस हो जाए, तो लोग प्रॉपर बच्चों को गाइड नहीं करते। तो ये फर्क होता है टीचर्स की क्वालिटी में। एक टीचर्स होता है जो उसका पूरा बाहर उसमें डूबा रहता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो डॉक्टर लोग हैं आजू बाजू में, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हर बीमारी पे दवा दे देते हैं। लेकिन एक होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसके लिए हम लोग वाशिंग में जाते हैं, कान का स्पेशल, आँख का स्पेशल, दांत का स्पेशल, होता है ना, जैसे हड्डी का स्पेशल, कमर का स्पेशल। तो स्पेशल यानी क्या होता है? स्पेशल यानी वो माहिर होता है उसमें। ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं होता वो लाइन में जिसको पता नहीं है, वो पूरा डिटेल में आपको देता है और एक्यूरेट आपको सोल्यूशन देता है। वही अगर हम लोग कॉमन डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप सबको आपको दवा देगा, 2 दिन ठीक रहेगा या नहीं भी रहेगा, उसका शेयर भी नहीं है। तो इसमें स्पेशलिस्ट लगते हैं, जेई के लिए और नीट के लिए स्पेशलिस्ट लगते हैं। वही कंडक्ट कर सकते हैं, वही आपको रिजल्ट दिला सकते हैं। फिर एक रहेगा नाम के लिए सिखाओ और एक रहेगा काम के लिए सिखाओ। तो नाम के लिए सिखाना है, काम के लिए। काम के लिए में हमको आउटपुट ही चाहिए।
तो ये हो गया काम के लिए, और नाम के लिए मतलब हम लोग ले रहे बस। तो ये मुझे नहीं करना है यहाँ पे अगर चालू कर रहा हूँ मैं। 2 साल से कोविड की वजह से प्रॉपर बैच नहीं बन पाया मेरा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 15 जनवरी 2019 में मैंने यहाँ पे ओपनिंग किया। 2019 ऑफ मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 2 महीने में लॉकडाउन, पूरा का पूरा यूनिट बंद। ये पूरा रो से दिया था रेंट पे, 65,000 रेंट है इसका, 3 लाख रुपए डिपॉजिट। उसके बाद में ऊपर प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, स्टडी रूम, इसका पूरा प्लानिंग करके रखा। बट कोविड की वजह से सब स्टॉप करना पड़ा। ये नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते थे, JEE के एक सब्जेक्ट के वॉल्यूम 1, मतलब ये नोट्स खाली फिजिक्स का पार्ट 1 का है। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 के 2 बुक आएंगे, मतलब ये पकड़ के चलो आप, ये एक ही सब्जेक्ट का बुक है, एक JEE का है और नीट के लिए ये एक बुक। ऐसे इनको 3 सब्जेक्ट ये पूरे हम लोग प्रोवाइड करते थे। मतलब 10,000 के नोट्स ही जाते थे 2 साल में, 11 12 को पकड़ के। एक बैग था, बायोमेट्रिक मशीन था, मोबाइल ऐप था, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था। जैसे कि अभी बच्चा आ रहा है, आइडेंटिटी कार्ड मशीन को लगाया, आपके मोबाइल पे मैसेज कि आपका लड़का आ गया, फिर छुटने के टाइम तो कॉमन है। मतलब बता रहे सब करके रखा था मैंने। एक अच्छा बेहतरीन स्टैंडर्ड क्लास वो भी आपके बजट में देने की कोशिश में था। तो कोविड की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया। आई होप सो कि अभी फिर से पेरेंट्स उतने अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे, राइट। क्लास को लाइक कर रहे, बच्चे भी लाइक कर रहे, हमारे टीचर्स को, उनको भी पढ़ाया हुआ अच्छे तरीके से समझ रहे। तो आगे जाके अगर 1-2 महीने में और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, 2 बैचेस वगैरह बन रहे, क्लास का बजट अगर बन रहा है, तो ये फैसिलिटी में आपको फिर से चालू करूँगा। बट अभी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है ना नोट्स का ना वो बाकी चीज़ का। खाली अभी टीचिंग क्वालिटी आपको वही अच्छा रहेगा, क्योंकि टीचर्स बच्चे ने ही सिलेक्ट किया है, इनके फीडबैक फॉर्म है कि कौन क्या कैसे पढ़ाता है, क्या नहीं, किसका क्या कंप्लेंट है। जैसे बच्चों ने ही मतलब फीडबैक दिया। एक बच्चों ने लिखा है कि यहाँ पे फैन लगाओ, यहाँ पे साइड पे गर्म होता है, तो बोला यहाँ पे फैन लगा रहा था मैं, लेकिन हाइट कम आ रही थी तो बनो किसी का हाथ लग गया तो गलती से नुकसान होगा, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लगाया। तो 2 दिन में है कि यहाँ पे फैन बोला ये साइड में गर्म होता है, क्योंकि पंखा वहाँ पे और AC यहाँ पे। मतलब अभी एक पैच के बारे में भी एक नहीं बताया, देखो यहाँ पे need to color right hand side wall, ये है बिल्कुल, need to color right hand side wall। फिर बोला कि problem also where all boys side air is not coming, so please do something and please you have only that to support and make it a beautiful study room। मतलब उसने सजेस्ट किया मुझे। अभी ये बच्चा बोलेगा नहीं सामने से, लिख तो सकता है ना घर जाके, तो ये फैसिलिटी दी है। हर महीने में उनका फीडबैक है, क्या चाहिए, डिमांड क्या है क्लासेस से। टीचर्स के बारे में भी कंप्लेंट आते हैं, कोई सर लेट आते तो बच्चे लिखते हैं सर इट्स नॉट कमिंग टाइम। तो एज एन ओनर मेरी जिम्मेदारी है कि हर महीने में इनको एक पेपर मिलेगा और इसके ऊपर इम्प्रूव। नेक्स्ट मीटिंग का आपको एक अलग सा चेहरा दिखेगा क्लासेस का। अभी स्टार्ट किए है मैंने क्लासेस, जस्ट बिगिनिंग, जस्ट 15-16 दिन हुए स्टार्ट किए। बोलतो मराठीमध्ये मन है कि आंदोलन बघून पाय पसरा है ना। सो वो दिखना पड़ेगा कि मुझे कितना बिछाना है, फिर उस तरीके से पैर फैलाऊंगा। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ होगा। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है टीचिंग का, वो तो मैं बेस्ट ही दे रहा हूँ। उसमें कोई मैं ये आपको कुछ लूज नहीं पड़ रहा उसमें टीचिंग में। अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है, कोई डिमांड है, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। मेरा हो गया, मैंने पूरा आपको डिटेल दे दिया कि साइंस के बारे में ये सब हमको ये प्लानिंग से आगे जाना है। अगर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो करियर क्या करे क्या नहीं, तो उसके लिए आप स्टूडेंट को आपके लेके आइए, फिर बात करते हैं स्टूडेंट से, आपसे पूरा पिक्चर आपके सामने रख देता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें जो साइंस लेके किया जा सकता है, तो जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा हम लोग चॉइस करते हैं। हर किसी का प्लान अलग रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन अलग रहेगा, लेकिन एक बात आप याद रखना कि ये समय निकलेगा, ये वक्त जरूर निकलेगा, बुरे दिन जरूर जाएंगे, लेकिन बच्चों को ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। जैसे 12th स्टैंडर्ड दोबारा नहीं आएगा, ये साल उनके लिए दोबारा नहीं होगा। कॉलेज में एडमिशन चालू होगी, उधर फीस भरना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो करना है करेंगे। देखो अभी 1st स्टैंडर्ड में भी बच्चों का एडमिशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये साल जा रहा है वेस्ट। भले पढ़ा नहीं रहे, अभी मेरा ही भांजा है खुद का सका, वो गाँव में
लेकिन उसका अभी यहाँ पे मुझे 38,000 फीस भरना है इसके लिए, CBSE बोर्ड का फर्स्ट स्टैंडर्ड का। नहीं भरेंगे तो 7 साल का हो जाएगा। 16 साल की उम्र में बच्चा 10वीं में चाहिए, 18 साल की उम्र में 12वीं में, आगे का पूरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नहीं बोल सकते हम लोग कुछ, क्योंकि ये साल दोबारा नहीं आएगा। ऐसा आएगा जाएगा, फिर आपका दिन वापस उसी लाइन में आ जाएंगे, लेकिन बच्चों के दिन वापस नहीं आएंगे। तो कुछ भी करके आप लोगों को एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसे आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूँ तो आपको खर्चा आने ही वाला है। अगर आपको खर्चा नहीं चाहिए तो क्वालिटी कैसे मिलेगी? सिंपल है ना। अगर ये पेन 10 रुपए का है, मैंने 9 रुपए में लाया, आपको 9 रुपए में दे सकता हूँ जो अमाउंट में आया हो। आप बोलिए 5 रुपए में दो, तो इसके जैसे दिखने वाला पेन मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। वो फर्क आप नहीं जानोगे, बच्चे जानेंगे। वो रिजेक्ट करते सीधा बच्चे। अभी केमिस्ट्री की आप बिलीव नहीं करोगे, महेश ट्यूटोरियल में पढ़ाने वाले सर, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो गलत होगा, वो मेरे पास जब से क्लास चल रहे तब से पढ़ा रहे। ये बच्चों ने, ये बैच ने उनको रिजेक्ट किया। फर्स्ट लास्ट का डेमो था केमिस्ट्री का, 50% बच्चों ने डिलीट किया, उनको इग्नोर किया कि नहीं चाहिए सर, अच्छा नहीं चाहिए। MP में पढ़ा रहे, खुद MPSC पास आउट है, MS इन केमिस्ट्री में। उनका मेरे को ये भी आया व्हाट्सएप में, मेरा मोबाइल वाला रिप्लाई भी है, सर बच्चों का फीडबैक है। मैंने बोला सर 2 दिन बाद बताता हूँ। मतलब 9th लेक्चर में से 8 के 8 बच्चों ने सिलेक्ट किए, लेकिन 9th लेक्चर जो मेरे को श्योरिटी था कि ये फेल ही नहीं जाएगा, मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि MP में पढ़ाने वाला आदमी उनका कैसे रिजेक्ट हो सकता है। नहीं लगा उनका दोबारा बैच। केमिस्ट्री के लिए दूसरा फैकल्टी देख रहा हूँ, उनका प्रोफाइल क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, डोंट केयर। मेरे लिए आपके बच्चे जरूरी है, उनको क्या अच्छा लगता है जरूरी। हाँ, ये भी चेक करता हूँ मैं कि कोई हंसा खेला के खेल के पढ़ा रहा है या एंजॉय कर रहा है, तभी कोई बच्चे लाइक कर देते हैं। कुछ बच्चे हैं उनको मैं पर्सनली भी पूछता हूँ कि कैसा था करके। जो होशियार है, जिनको 97, 98, 95, उनको भी पर्सनली क्लास छुट्टी के बाद बोलता हूँ डेमो कैसा था, अच्छा था ना, पक्का था क्या। अभी मेरी एक फैमिली मेंबर भी बैठती है यहाँ पे 11th में, गाँव से MSIT में, उसको भी मैं क्रॉस चेकिंग करता हूँ खरा सांगा बाबा कसं होतं तो 2-3 लेवल से फीडबैक हो जाता है। अभी बच्चों ने फैकल्टी फाइनलाइज किया है, लेक्चर अभी मैंने स्टार्ट किए, 2 लेक्चर्स हुए उनके। आज अभी CET का मैंने लेक्चर लगाया था, तो पेरेंट्स मीटिंग की वजह से आज का एग्ज़ाम कैंसिल किया, तो कल उनका एग्ज़ाम है। और कल ये जो आपको मैंने समझाया और बच्चों से कल बात करने वाला, कल मेरा टॉपिक है CET का, लेकिन बच्चों से मैं डीप में बात करने वाला हूँ कि कौन सी कॉलेज है CET के लिए महाराष्ट्र में, कौन सी कॉलेज का कट आउट लिस्ट कितना है, सब डीप में बताने वाला हूँ CET के बारे में कल मंडे को। फिर ट्यूसडे को मैं JEE के बारे में बता रहा हूँ, और हम वेडनेसडे को नीट के बारे में। वो डीप में रहेगा और आपको भी डीप में पता चलेगा जब आप एडमिशन से आओगे। तो आज से एडमिशन ओपन हो रहे क्लासेस में, आप कल से फॉर्म भरने के लिए आ सकते हो। तो आपको फी स्ट्रक्चर जो कुछ रहेगा वो अलग अलग पैटर्न है, इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग है, बोर्ड का। तो आपको ऑफिस में पूरी जानकारी मिलेगी। 21 अगस्त तक अभी आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं मतलब क्लास जो 11 के है वो फुल फ्लैश में लूँ या हाफ फ्लैश में लूँ, मतलब उनके CET पे भी फोकस करूँ या ओनली 11 पे करूँ। तो आप सजेस्ट करो सकते हो मुझे, क्योंकि 2 घंटे का क्लास है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2 घंटा CET का लो, उनका 10वीं का, वो तो फ्री में ही दे रहा हूँ मैं, कोई चार्जेस नहीं आपको। और 1 आवर्स या 1.5 आवर्स में 11 का रखूँ, क्योंकि बच्चे 11 का ध्यान में रखेंगे या CET का करेंगे। बहुत सारे बच्चे अभी मतलब रुक गए कि CET के बाद देखे, तो ये रुकना गलत है, क्योंकि 11 का 20% आके फिर 12 का 80 है। और अगर मैं अभी लेट हो गया तो बाद में और लेट होता जाएगा, मतलब 2 साल का जो मेरा प्लानिंग है पूरा डिस्टर्ब होगा। तो मैं किसी के लिए रुकने वाला नहीं हूँ। 5 बच्चा है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 40 है, 40 का बैच रहेगा, बैच नंबर 1 है, उसके ऊपर स्टूडेंट नहीं देंगे। अभी 12वीं का मेरा आज से एडमिशन क्लोज हो गया है, 12th साइंस एडमिशन इज क्लोज आज से, और कॉमर्स के 3 सीट बाकी है, उनके बाद कॉमर्स का भी एडमिशन क्लोज, क्योंकि पूरा क्लास जगह ही नहीं रह रहा है मेरे पास। तो 11 में भी फर्स्ट 40 बच्चे से एडमिशन ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद फिर सेकेंड बैच के लिए वेटिंग पे रुकना पड़ेगा। तो क्लासेस कंटिन्यू चालू ही रहेगा। बस इतना पूछ रहा हूँ कि 2 घंटे का जो स्टडी था वो 1 आवर या 1.5 आवर का लेने का मैं सोच रहा हूँ, जब तक CET नहीं होना है तब तक।
21 तो बच्चे सीट दे के आएंगे, 22 से फिर 4 घंटे का लेक्चर रहेगा, 2 घंटे का एक, 2 घंटे का सीईटी का एग्जाम कब है? सीईटी का एग्जाम 21 ऑफ अगस्त, ये ना 11 to 1 तुम्हाला हॉल तिकीट येणार, ऑफलाईन असेल एक्झाम, आता सांगू शकत नाही काय इन देयर स्कूल ओनली मोस्ट हाँ इन देयर स्कूल ओनली ना नहीं, अभी वो अलॉट करेंगे मैडम स्कूल, सेंटर्स हाँ सेंटर आने वाले नियर बाई आएंगे, मतलब यहाँ के लोगों को एस नहीं आएगा, गांव के लोगों को शेतकरी आएगा, ऐसा रहेगा। इन द स्कूल लेंगे तो चीटिंग हो जाएगा, फिर सीईटी का वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इन हाउस वाले टीचर्स सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बोले तो लगा नहीं, कहाँ पे जवाब देना है। इतना भी किया, दूसरा तो पहला से तीसरा हो गया, आंसर आ गया, उतना भी नहीं करा देंगे, स्ट्रिक्टली रहेगा वो सीईटी, क्योंकि ऑप्शनल है सीईटी, एमओआर सीट पे लेने वाले, सीईटी स्कॉलरशिप सारखे एक प्रश्न, 4 ऑप्शन एबीसीडी, 4 गोल असणार तपलेगा बोलायचा। ते मुलाखतीचा अभ्यास करायला वेळच नाही भेटला सीईटीचा एग्जाम चुकीच है। सीईटी मला म्हणायचं की 10वीं रिजल्ट 10वीं का रिजल्ट लगने के बाद ऑलरेडी मार्क्स जो है वो मतलब ठीक है, जिनको जो कैपेसिटी था वो लेवल पे मार्क्स मिल गए, खाली 5% बच्चे ऐसे रहेंगे जो सेटिस्फाइड नहीं है। सीईटी रखना सही था, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं, टाइम भी नहीं दिया। 12 के बाद आप 2 महीना देते हो, तो इसको इनको 1 महीना भी पूरा नहीं दिया ना, वो भी शुरुआत में बच्चों के फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे थे, 2 बार तो जीआर डाला है बच्चों गवर्नमेंट ने, सेकेंड जीआर के बाद सीईटी का फॉर्म ओपन हो गया, और अभी सीबीएसई वाले आईसीएसई वालों ने केस किया हाईकोर्ट में, तो उनका सिलेबस ही डिजाइन नहीं है सीईटी का, क्योंकि अपने जैसा उनका एक बुक नहीं रहता है, बहुत सारे पब्लिकेशन है उनके, हर एक स्कूल का अलग पब्लिकेशन रहता है। तो ये सीईटी का इसका होता है, सीबीएसई बोर्ड का एक बुक नहीं होता है, जैसे अपना एक ही बुक होता है मराठी, हिंदी, इंग्लिश, वैसे सीबीएसई का नहीं होता है, अलग अलग स्कूल का अलग अलग पब्लिकेशन होता है, तो उनका एग्जाम ही, उनका सिलेबस ही डिजाइन नहीं होता, उन्होंने केस किया है। अभी क्या होगा आगे भगवान जाने, कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये बच्चों से बात मत करो, उनको करने दो, कि आप वेस्ट नहीं जाएंगे। पेपर भी एबीसीडी फॉर्म एबीसीडी फॉर्म में पेपर है, कोई पेपर सामने वाले का आगे का पीछे वाले का नहीं देख सकते। एबीसीडी फॉर्म अभी हम लोग भी अभी ऑनलाइन जो ले रहे हो भी वैसे ले रहे, एक दूसरे का पेपर नहीं रहेगा वो, अब जितना हो सके उतना ऑफलाइन। अभी कल तो पेपर लगा है, तो कल के पेपर का आपको परसों व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, तो कितना स्कोर मिला। सब्जेक्ट किती येणार तुम्हाला? 4 सीईटीची माहिती देऊ का? 10वीं सीईटीची माहिती देऊ का? मैथ्स और साइंस कैसे टैकल करेंगे सर? हाँ मैडम, मैथ्स और साइंस कैसे टैकल करेंगे? मैथ्स हो गया, अलजेब्रा अपना कंप्लीट हो गया, पूरा सब कंप्लीट है। हाँ अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, अभी ज्योमेट्री हो गई, 4 चैप्टर तो है अलजेब्रा के, पूरे मैथ्स में 9 ही चैप्टर है अभी अलजेब्रा ज्योमेट्री में लगा। ज्योमेट्री में 5 है। हाँ 5 और 4 9 चैप्टर। मैडम क्या है ना, अभी ये जो है ये पूरा मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, इसमें शॉर्ट टेक्निक्स बहुत है। तो जो मेरे पास जो सर है वो खुद इसको एसएससी जेडी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, मतलब इंजीनियरिंग लेवल का पूरा मैथ्स लेते हैं सर। कि ज्यादातर बच्चों को एक प्रेशर है कि मैथ्स कैसे टैकल नहीं वो वही, आज बच्चे खुश थे, आप बच्चों से बात करो ना कैसे लेक्चर का आपको बता दें। आज मिस हो गया, कल 2 चैप्टर हुए, आज 2 चैप्टर हुए, 2-2 घंटे का लगा रहा ना मैडम। तो एमसीक्यू करवाना, आज 45 एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाए सर, मतलब 4 ऑप्शन है ना आपको, Yes. तो उसमें से आपको एक तो आंसर है, 3 रॉन्ग है, तो कैसे डिटेक्ट करने की वो शॉर्ट टेक्निक है पूरा, फिलिंग तो रट्टा मारो काम है। हाँ फिलिंग द ब्लँक्स, फक्त फिलिंग द ब्लँक्स मी मागवतो तुम्हाला दाखवतो। काजल मॅडम तो कल जो उनका पेपर होगा सर वो अलजेब्रा का होगा? नहीं मैडम, मैं बेसिक के लिए ले रहा हूँ पेपर, कि उनका सबका बेस क्या है और सब्जेक्ट का बेस क्या है। अगर बेस पता चलेगा तो उनमें 3 ग्रुप आएंगे, अच्छा बच्चा कच्चा आएगा, जो अच्छा रहेगा ए ग्रुप, बी वाला बी ग्रुप, सी वाला सी ग्रुप। तो सी को थोड़ा और प्रमोट करना पड़ेगा, ए वाले को थोड़ा हाई क्लास का पढ़ाओ, बी वाले को हाई क्लास में ले जाओ। अभी पूरा क्राउड आ रहा है, जो मेरे पास था ही नहीं 10वीं के पहले, जो आ रहा है अभी शक्ल से तो अच्छे दिख रहे, लेकिन मार्क्स से और क्वालिटी से कैसे, एक टेस्ट लगा रहा हो। अभी 10वीं तो पूरा पढ़ाई है ना, ऐसे नहीं कि सब न्यू है उनको, अनफेमिलियर तो कुछ भी नहीं है ना, फेमिलियर तो है ना, जितने सब्जेक्ट है उन्होंने हो,
तो उसके बेसिस पे देखता हूँ क्या स्कोर आ रहा है। तो जो अगर 20 और 25 में लटका है तो उसको प्रेशर करना पड़ेगा और ज्यादा, उसका एक हाथ घंटा ज्यादा लेना पड़ेगा। तो वो कैटेगरी बनाने के लिए फिर घर का एग्जाम रहता है कि आप पहले एग्जाम दो, हमको पता चले कि कौन क्या लेवल में है। तो फिर पेरेंट्स को बुला के उनको और ज्यादा फोर्स करते हैं या डाउट लेक्चर और लगाते हैं। अभी सीईटी का बेसिकली क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पेपर आंसर शीट का एक टाइप रहेगा। मैं आपको दिखाई दूंगा, बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। जिन पेरेंट्स को नहीं समझ रहा आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा रहेगा। ये कुछ एक्स्ट्रा जेड क्वेश्चन रहेगा। इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन पेपर हो गया। सेम आपका आंसर शीट यहाँ पे रहेगा ऐसा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ए रहेगा 1 2 3 4। यहाँ पे रहेगा ए, बी, सी, डी। ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या प्रकारे राहणार। तुम्हाला काय करायचं, मतलब प्रश्न 1 चं उत्तर आहे सी, तर तुम्हाला इथे 1 2 3 या सी ला असं रंगवायचं। कॉम्प्युटर स्कॅनिंग होऊन आन्सर शीट तुमची बाहेरणार आणि तुम्हाला या आन्सर शीटच्या खाली एक पेपर अजून असणार। हा एक पेपर, याच्या खाली एक पेपर 2 नंबरचा, मध्ये कार्बन पेपर असणार। मग तो कार्बन पेपर आणि वरचा पेपर जमा करायचा, खालचा पेपर घेऊन यायचा। दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी इंटरनेटवरती तुम्हाला याची आन्सर शीट येणार। आन्सर शीट कशी येणार, पहिल्याचा ए, दुसऱ्याचा सी, तिसऱ्याचा डी, अशी आन्सर शीट येणार 100 प्रश्नांची। मग तुम्ही घरीच पेपर चेक करायचा। तो बोर्डाकडून रिझल्ट येईल तो वेगळा, तुम्ही घरीच बसा चेक करा। तुम्हाला लगेच दुसऱ्या दिवशी कळेल की किती द्यायला लागले इमिजिएटली। हे जे इथं रांगोळी काढणार आहे, दुसऱ्या कागदा उमटणार आहे, ते फक्त घरी पण यायला सांगायचं। मग तुम्हाला कळेल की बाबा किती आला असतो। उसके बेसिस पे आप कॉलेज अप्लाई करो और आपका मेरिट भी नंबर आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद भी बहुत जगह बना रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। ये जिनको बोर्ड में अच्छा है और सीईटी में कम आए, वो तो मानो कि बहुत और ज्यादा अपसेट होंगे, क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम दे रहा है। क्या होता है, आंसर लिखता है बच्चा 7-8 लाइन का, तो 2 मार्क्स तो मिलते ही मिलते उसको। इसमें क्या है, एक डॉट गलत हो गया तो गया मार्क्स, सीधा है ना इसमें डायरेक्टली। निबंध लिहिला 15 मार्काचा, 5 मार्क कुठे नाही गेलो, काय लिहा, माझा आवडता प्राणी कुत्रा लिहा, बैल लिहा, डुक्कर लिहा, काय लिहायचं ते लिहा, आवडतंय माझं, मी लिहिलं, 5 मार्क मिळतातच। ऐसा हमारा एग्जाम पैटर्न है महाराष्ट्र बोर्ड का। ये सीधा क्लियर कट हुआ ना, इसमें कोई चलेगा ही नहीं, तुटपट्टी करू शकत नाही थे। जे आहे ते उत्तर एक्युरेट लिहायचं। फिर भी इसमें भी सवाल कैसे आएंगे, चारों ऐसे लगेंगे चारों जवाब सही है, फिर लगेंगे दोनों सही है, ये कंफ्यूजन करने वाले सवाल ज्यादा रहेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको इसमें क्या है, आपको मैथ से गणित, मराठी गणित, विज्ञान, इंग्लिश और सोशल सायन्स, प्रत्येक विषयावर 25 मार्कांचा आहे, म्हणजे 100 मार्काची तुमची टेस्ट एवढंच। गणिताचे 25 प्रश्न, विज्ञानाचे 25, इंग्लिश 25, सोशल सायन्स 25, सगळं तुमचं 100 मार्काचा पेपर। प्रत्येक विषयातले 5 प्रश्न अवघड असणार। कॉम्पिटिशन ये 20 मार्क्स पे, ये 80 मार्क्स हर किसी को मिलेगा। तो मेरा प्रेडिकेशन है, मतलब मेरा जजमेंट है, क्योंकि मैं पुलिस वर्दी का और इनको यही सब सिलेबस पढ़ाता हूँ। इसी टाइप का एग्जाम होता है, हैप्पी ऑफ एग्जाम। तो फिर इसका आइडिया में फैमिली होता बहुत सारा। मैं भी खुद एमपीएससी का प्रिपरेशन करता था 2-3 साल। कास्ट ओपन है इसलिए नहीं हो पाया कुछ, अगर कास्ट थोड़ा होता तो अब तक मैं क्लासरूम ऑफिसर होता। ठीक है, वो बात अलग है। जो हूँ अच्छा हूँ, खुश हूँ। 80% हर कोई लड़का मतलब यहाँ तक जा सकता है, ये 20% के लिए पूरा मेरिट रहेगा। इसमें थोड़ा डीप भी रहेगा कुछ, मतलब इतना तो इजी नहीं निकलेंगे। पहला पेपर इसलिए ज्यादा हेवी भी नहीं निकलेंगे और ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं निकलेंगे। ऐसा वो तो साइड से डिजाइन करेंगे पेपर कि बच्चे को मार्क्स भी मिले, 70-80 दिखे, लेकिन कॉम्पिटिशन और 20 में रहेगा। तो 99 भी किसी को मिले, देखो अभी आप 100 में से 100 ऐसे कितने बच्चे रहेंगे, 98 वाले रहेंगे, 97 वाले रहेंगे, ऐसा भी कॉम्पिटिशन होने वाला है। फिर अगर दोनों को 97 आया तो फिर कास्ट के हिसाब से एडमिशन में, अगर 2 बच्चे और एक ही सीट है, दोनों को 99 है, तब झगड़ा होगा।
तब कास्टिज्म होगा। मतलब ये वेल प्लान जरूरी था। अभी देखते आगे आगे क्या हो रहा है। और मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ ये सीएटी हर साल होगा। ये सीएटी का एग्जाम अभी हर साल होगा। मार्चमध्ये परीक्षा झाली सीईटीची परीक्षा आहे तर मार्चमध्ये परीक्षा झाली सर नेक्स्ट ईयर से तो सब चेंज हो रहा है ना एजुकेशन लॉस। मैडम अभी एजुकेशन लॉज डिसाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर अगर क्रॉस केस कर रहा है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर 3-4 साल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिजाइन करते हैं एजुकेशन लॉज वो हम लोग अभी अपना स्टेट जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। मतलब अभी कितने लेवल पे होगा जब तक जीआर नहीं आ रहा है क्योंकि वही बोला, तब तक हमें यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। Because the GR has been came that from the next year there will be no board exam. देखते हैं अभी क्या होता है। इसलिए पूछा। अगर बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तो सीईटी तो होगा ही। अभी आगे जाके पूरा मतलब सगळं समोर कॉमन एंट्रन्स एक्झाम थ्रू चालणार आहे। आधी पहिले बीएड एलएलबी एमबीए डिरेक्टली ऍडमिशन भेटायचे। आता डीएड सीईटी बीएड सीईटी लॉ सीईटी एमबीए सीईटी सगळे सीईटी चालू केले। कारण मुलं बच्चे कैसे पास होते गवर्नमेंट को नहीं पता है। कॉपी करके हो रहे, देख के हो रहे, पढ़ाई करके हो रहे। अगर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे तो सीईटी दे दो। अभी टीचर के लिए भी टीचर के जॉब के लिए भी अभी निकाला है टीईटी करके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा कि आप टीचर हो शो करो ये टेस्ट दे दो। ये टेस्ट में पास हो गए कोई आप टीचर हो, नहीं तो आप कॉपी करके पास हो गए। ऐसा गवर्नमेंट मतलब निकाल रहा है। तो आगे जाके हम लोगों को ये एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपरेशन करना है। तो छोटे बच्चे रहेंगे तो उनको स्कॉलरशिप के लिए बिठाओ पहले पढ़ाई में कैसे भी हो और उनके बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5th के लड़के को 2nd 3rd की स्टडी नहीं आ रही, 8th के लड़के को अगर 5 6 की नहीं आ रही तो आगे टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। गवर्नमेंट को अच्छे होना पर्सन्स की ज़रूरत है, एक अच्छा प्लॉट की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से सिस्टम आ रहा है और ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है आगे जाके। अब तक चल रहा था हम भी एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन आगे जाके थोड़ा डिफिकल्टी लॉज आने वाली है। तो सोल्यूशन एक ही है कि बच्चों पे ध्यान देना है, रोज का रोज स्टडी करवाना है, उनको स्मार्ट बनाना है। तो यही हमारे पास सोल्यूशन है और कुछ नहीं। अगर उसका बेसिक कम है उसको फोर्स करो और उसको कैसे अप किया जाए वहाँ पे। छोटा सा उदाहरण देखिए, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, टाइम भी बहुत हो गया। अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है, ये बच्चा मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे डेली यूजिंग में मराठी वर्ड्स आते हैं, हिंदी में कभी कभी बोलता हूँ तो कुछ गलती से हमारा ऐसा हो जाता है कि पेड़ को हम लोग झाड़ बोल देते हैं, तो झाड़ पे पक्षी बैठा था, ऐसे हो जाते हैं हमारे कभी कभी। ठीक है, क्योंकि हिंदी अभी रूटीन में अगर हो जाएगा तो कोई इशू नहीं आता है। मराठी अभी एवरीबॉडी कम एंड टॉक विद मी मराठी, दैट्स व्हाई बोलो मराठी में। सो ऐसा अभी नेक्स्ट मीटिंग में मैं ये ख्याल जरूर करूँगा कि हिंदी मराठी इंग्लिश ऐसे तीनों लैंग्वेज में बात किया करूँगा। नौसल में तो मेरा और ज़्यादा पंचायत होता है। वहाँ पे बंजारा समाज के लोग हैं, कानड़ा के अलग स्टेट से भी बिलोंग करते, तो वो हिंदी भी कभी कभी नहीं समझते। तो उनको फिर मैं साइड में बिठा के फिर एक्शन से बताता हूँ, हाँ ऐसे ऐसे, क्योंकि नहीं तो कोई ट्रांसलेटर कोई पैन से भी तो वो समझाती है। लैंग्वेज तो एक खाली कम्युनिकेशन का मीडियम है खाली, और कुछ नहीं है। बस मतलब भावनाओं को समझना है भाषा, मतलब और कुछ। तो छोटा बच्चा जब रोता है तो उसको हम लोग अगर वो बहुत ज्यादा रो रहा है, हमारी कोशिश यही रहती है कि वो चुप बैठे। तो बच्चा चुप नहीं बैठता है तब तक हम लोग कोशिश जारी रखते हैं। बहुत ज्यादा बोलते हैं कि वो देख वहां से कुत्ता आ रहा है, वो देख वहां से भूत आ रहा है, तेरे को चॉकलेट देता हो, ये करता वो करता, फिर भी रो रहा है, फिर भी हमारी कोशिश चलती रहती। हम लोग लेके घूमते, इधर उधर सुलाते, उसकी माँ को देते, पापा को देते, और कोई पसंद करता है उसको देते कि वक्त क्या हुआ, नजर उतारते, और बहुत ज्यादा कोशिश करते। छोटा बच्चे की बात कर रहा हूँ, उसको जोर से कान के नीचे बजाते क्या, ऐसे छोटे बच्चों को फटाक से बजा दिया, चुप वो मत, ऐसे नहीं करते हम लोग। तो ये ऐसे ही हमें करना है आगे जाके अपने बच्चों से। अभी बड़े हुए इसका मतलब ये नहीं, तो उनका रोना वो बचपना था, इनका रोना इन्हें परेशानी है, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। आपने डाला स्टेट बोर्ड में, फिर उनको प्रेशर करोगे, नीट करो, जेई करो, ये सब नया है उनके लिए। सबसे बड़ी बात जो 10वीं में सब्जेक्ट है, मराठी हिंदी इंग्लिश इतिहास भूगोल हिस्ट्री ज्योग्राफी,
साइंस मैथ्स, इनका कॉमर्स में तो कुछ यूज ही नहीं है। 11-12 कॉमर्स में कुछ भी यूज नहीं है। चलो साइंस में एक बार साइंस तो काम आता है, फिर भी वो पूरा जान जाते हैं वो स्टेट बोर्ड के बच्चों का, जिन्होंने मराठी मीडियम से पढ़ाई की है 10वीं मराठी, उनको तो साइंस और ज्यादा मुश्किल। पहले 4 महीने तो सब्जेक्ट समझ नहीं जाते, क्या है पीसी, क्या है केमिस्ट्री, क्या है बायोलॉजी, है क्या ये? 4 महीने जाते पहले ही टेस्ट में 70% बच्चे फेल होते जो मराठी मीडियम से जाते। फिर माँ बाप बोलते 80% तो था 10 में, 80% होते बघा काय पहिल्या परीक्षेत नापास झाले। अरे विषय बघा काय आहे, अभ्यास बदलला है, खूप वास्ट मध्ये आले, तो हमको कोशिश ही करना है। प्रेशर कम दो, सहारा ज्यादा दो, सपोर्ट ज्यादा करो। ये उम्मीद मत रखो कि 10वीं में आया अभी आएगा। बस क्या करना है, उसका जो वेस्ट ऑफ टाइम है ना वो कम करो, वो आपके हाथ में। अननेसेसरी मोबाइल यूज कर रहे हैं, मेरे पास ला दो, मैं 10 दिन मोबाइल नहीं देता, गारंटी के साथ। मेरे अगर किसी का मोबाइल का प्रॉब्लम है मेरे पास ला के दो, 10 दिन बच्चा मांगने भी नहीं आएगा कि मोबाइल दो, दूंगा भी नहीं। उसका अननेसेसरी टाइम जो रहेगा वो कैसे निग्लेक्ट कर सकते या उस पर फोकस करो, और मैक्सिमम टाइम वो कैसे स्टडी करेगा, कैसे एनालिसिस करेगा, उसके मोबाइल पे फोकस करो, उसके टाइम पे फोकस करो। उसको सपोर्ट करना है, मतलब एक ही बार मार्क्स आने के बाद, पेरेंट्स मीटिंग होने के बाद आप उस पर प्रेशर करोगे, वो सब एंगल नहीं करना है। हमें अभी एवरी वीक में उसके ऊपर फोकस करना है। क्लास में ज्यादा से ज्यादा विजिट करो, कॉलेज में विजिट करो, फॉलो करो उसका, तब जाके ये रंग लाएगा। छोड़ दोगे पैसा डाल के कुछ फायदा नहीं है, आपको ही संभालना है जाके जाके। आपलेच दात आपले सोट करायचं काय, प्रयत्न करत रहना आपल्या हाथात। आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा कि आगे जाके हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस है, उसके लिए हमें तैयार होना है। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, बस आपका मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ऐसा मेरे से कभी नहीं होगा कि आपको कुछ अलग सोचने का मौका मैं दूँ, उतना तो मैं पंक्चुअल मेरी तरफ से जितना हो सके उतना लूँगा। बस मेरे पास अभी एंट्रेंस का फुल फ्लेश प्लान रेडी नहीं है, पूरा प्लान है, बट कोशिश ये है कि कम बजट में मैक्सिमम कैसे अच्छे से दे सके। बड़े बड़े क्लासेस में उनका कोर्स, उनका शेड्यूल सब डिजाइन किया होता है, उनका फी स्ट्रक्चर भी डिजाइन किया होता है। उनके पास टेक्निकल टीम होता है, अकाउंट टीम होता है, मार्केटिंग टीम होता है, विजिटिंग टीम होता है, बड़े बड़े बैनर उनके लगते हैं, रेलवे स्टेशन पे, टीवी पे ऐड आता है उनका। मतलब वो एक कमर्शियल क्लासेस चलाते हैं, एक कंपनी चलाते हैं। तो उन लोगों के पास मैन पावर है, तो उनके पास सब कुछ है। अभी मैं अंदर आया तो चेयर मैंने ही उठाया वहां से, उसके पहले मैं ही सब काम कर रहा था ऑफिस से, फिर जाके फ्रेश होकर आपके सामने खड़ा। वही अगर मैं भी बड़े बड़े फीस अमाउंट लेता तो मेरी भी असिस्टेंट होती, एक असिस्टेंट मेरी वहां पे बैठी होती, वो कैमरा चालू है, वहां पे कोई नहीं हैंडल करने को, खत्म होने के बाद नहीं जाके बंद करूंगा। मतलब ये है, लेकिन पढ़ाई जो है वो वही क्वालिटी की है, इतना मैं जरूर करूंगा। इसलिए थोड़ा टाइम और लगेगा। एंट्रेंस एग्जाम 10 अगस्त से बाद, या मेरा ख्याल है कि ये अपना ये सीट होने के बाद इसका तैयारी चालू करो। सीईटी, जे और नीट का जो कुछ रहेगा वो फिर 21 का, एक बार बच्चों का ये लोड कम हो गया तो ये चालू करो। ओवरऑल उनको जो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सब कुछ, लेकिन सिलेबस जो एंट्रेंस करेगा 21 के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो बच्चे की हमारी उतनी मेंटेलिटी स्ट्रांग है कि दोनों का वो इक्वली प्रिपरेशन करे, उतना वो स्ट्रांग बिलीव नहीं करते।